हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण, अध्याय 4 राष्ट्रीय प्रतीक, पेज नंबर 21। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और पहनावे के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जाति, भाषा और पहनावा के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इतना फर्क होते हुए भी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक होते हैं। जैसे राष्ट्रध्वज एक होता है, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं पुष्प, ये सभी सबके लिए एक होते हैं। तो इसी के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक उस राष्ट्र विशेष की पहचान, मूल्यों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। ये प्रतीक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। चलिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देखते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो यह हमारे देश का राष्ट्रीय गौरव है। कौन? राष्ट्रीय ध्वज। इसे किस नाम से बुलाते हैं? तिरंगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है। तो आप इन तीनों रंगों को लिख सकते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तुम्हारी शाला में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? तो एक तो 15 अगस्त को फहराया जाता है और 26 जनवरी को फहराया जाता है। ठीक है। तुम राष्ट्र ध्वज का सम्मान किस प्रकार करते हो? तो सावधान की मुद्रा में खड़े होकर, फिर उसका सैल्यूट करके, साथ में जन गण मन या वंदे मातरम का गीत गा करके, और इसका अलग से गीत गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है। ये सारी काम हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में आ गए हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के रंग नीचे लिखे अनुसार अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको रंग भी मिल गया है। रंग केसरिया वह किस भावना को प्रदर्शित करता है? साहस और त्याग की भावना को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। तो आपको ये तीनों याद करने हैं और याद रखने भी हैं। ठीक है। केसरिया साहस और त्याग का, सफ़ेद सत्य और शांति, हरा विश्वास और समृद्धि का। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच बना चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चक्र है वह किसका प्रतीक है? गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। अपने शिक्षक से राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त कर उसका अवलोकन करो। तो आपको विद्यालय में राष्ट्र ध्वज देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? गिन करके लिखो। यहाँ पर तीलियाँ दी गई है, इसको आपको क्या करना है? गिन करके लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितनी तीलियाँ हैं। तो यहाँ पर 24 तीलियाँ हैं। ठीक है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार चौकोन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर की पट्टी किस रंग की है? तो यहाँ पर देखिए केसरिया रंग की है। जब तुम्हारे स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आप यहाँ पर चौकोन न लिख करके आप आयत की तरह भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से रहता है, आयत की तरह। ठीक है। बराबर रहता है, आयत की तरह रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो वह कटा फटा ना हो, वह मुड़ा हुआ ना हो और वह उल्टा ना हो। ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज कंप्लीट होता है। अब हमें राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। तो इसे कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। तो ये देखिए यह राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ पर शेर जो है 1 2 3 और एक पीछे में है, वह पीछे करके वह भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 4 शेर हैं। यहाँ पर एक अशोक चक्र है जो नीले रंग का रहता है
और यहाँ पर एक बैल और एक घोड़े का चित्र है। ठीक है, चलिए अब पाठ पर वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर अगले पेज में देखिए, चित्र को देख करके बताओ। तो हमें चित्र को देख लिया है हमने, अब उसको बारे में बताना है। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो 4 हैं। अब राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा चिन्ह समान है? तो चक्र, जो अशोक चक्र है वह समान है, दोनों में है। राष्ट्र चिन्ह में चक्र के दोनों ओर किन जानवर का? तो यहाँ पर घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का है और बैल का है। तो अब इसको लिख सकते हैं, घोड़ा और बैल। राष्ट्र चिन्ह को तुमने और कहाँ कहाँ देखा है? तो हमने उसको रुपया में देखा है, पैसे में। ठीक है, अब 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के में शेर के चित्र वाली सतह को देखो। तुम्हें कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? तो वहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें होते कितने हैं? राष्ट्र चिन्ह में 4 शेर होते हैं, परंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि, अब एक साथी अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, उसके सामने 10 कदम की दूरी पर 4 साथी आपस में पीट करके सटा करके खड़े हो जाएं। अब अकेले खड़े साथी से पूछो उसे कितना साथियों का मुंह दिखाई दे रहा है। पहले साथी की जगह दूसरा साथी बारी बारी से खड़े होकर देखें। इसी प्रकार सारनाथ में चारों शेर भी एक दूसरे के पीठ लगाए खड़े हैं, इसलिए दूर से दिखाई पर वे 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राष्ट्रगान पर। चलिए राष्ट्रगान देख लेते हैं। जन गण मन, यह जो हम गीत गाते हैं यह राष्ट्रगान है। इसकी पूरी पंक्ति तो आपको याद होगी, क्योंकि आप इसको प्रेयर में गाते होंगे। जब आप ध्वजारोहण करते हैं तब भी इसको गाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब आपको बताना है, राष्ट्रगान करते समय हमें किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए? तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान में भारत के जिन राज्यों, पर्वत और नदियों के नाम है उसे तालिका में लिखो। तो यहाँ पर अगले देखिए, अगले पेज में हम आ गए हैं नदियों के नाम में। तो यहाँ पर देखिए, राज्यों के नाम में पंजाब का आता है, गुजरात का आता है, पर्वतों में आपका विंध्य हिमाचल आता है, फिर नदियों में यमुना गंगा आता है। तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र गीत, अब राष्ट्रगीत देखते हैं। ये वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा वंदे मातरम, आपके बुक में भी है पीछे में, उसको भी आप देख सकते हैं। और आपको तो याद ही है, क्योंकि आप प्रेयर में तो उसको गाते ही हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। तो इसको अंतर को समझिए, जन गण मन राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इस गीत के पंक्तियां बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, उसको कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। आज़ादी की लड़ाई के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। अब अपनी शाला में राष्ट्रगीत कब कब गाते हैं? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और प्रेयर में तो हम रोज़ गाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। राष्ट्रीय पशु, अब पशु के बारे में देखते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। देखिए यहाँ पर बाघ है, ये बाघ है राष्ट्रीय पशु। यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु किसका प्रतीक है? तो यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुत पाए जाते थे, किंतु कई कारणों से उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी परियोजना शुरू किया गया है? अपने शिक्षक या बड़ों से पूछ करके लिखिए। तो देश में बाघों को विलुप्तीकरण से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में क्या किया था? एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम का योजना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसमें क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो 1973-74 में कम से कम 9 थे। कितने थे? 9 थे, जो अब बढ़ करके कम से कम 50 हो गए हैं। ठीक है, तो क्या बनाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह मोर है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। मोर के बारे में और जानकारी एकत्र स्वयं करिए, जैसे यह क्या खाता है, कहाँ रहता है आदि, और इसको आपको लिखना है। मोर व मोरनी में क्या अंतर है, ये भी आपको पता करके लिखना है। तो मोर क्या खाता है? वह सरीसृप, मांस और चने, अनाज कुछ भी खा लेता है।
और यह तो जंगल में रहता है। मोर और मोरनी में क्या अंतर है? तो अधिकतर जो चांद लगे होते हैं पंखों में वह मोर पर होते हैं, मोरनी पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल को तो सभी जानते हैं, तालाबों पोखरों में आपने देखा ही होगा। तो यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। आपने तालाब या पोखरों में कमल का फूल देखा होगा, यही हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह पूरे देश के लिए एक ही है, किंतु प्रत्येक राज्य के अपने अपने राजकीय पशु, पक्षी और पुष्प हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। ठीक है, और राजकीय पुष्प गेंदा फूल। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। हमने क्या सीखा? अब हमने क्या क्या सीखा है? तुम्हारे स्कूल के अलावा और कहाँ कहाँ ध्वजारोहण होता है? तो पंचायत भवन में होता है और आपका आंगनबाड़ी में होता है। ठीक है, हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। ठीक है, राष्ट्र चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? तो सत्यमेव जयते लिखा होता है। लिखित में आंसर दीजिए। राष्ट्र ध्वज के विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो यह 3 रंगों का होता है, जैसा कि आपने देखा है। 3 रंगों का क्या क्या मतलब है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाघों को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह विलुप्ति के कगार पर है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सभी को लिखना है जो हमने आपको पढ़ाया है। तो प्रतीकों के रूप में जो जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक है तो उसमें जो है लिखना है आपको, और उसमें फूल भी आ जाएगा आपका, फिर चिन्ह, पक्षी और फिर शेर जो भी है सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम गीत का क्या महत्व था? तो यह पूरे भारत में एक जोश पैदा करता था और सभी के मन में देश के लिए एक भावना जागृत किया था वंदे मातरम की। ठीक है, और इसी एक गीत ने पूरे भारत को एक ही भावना में बांध रखा था, जिसकी वजह से हमारा भारत जो है आज़ाद हो पाया है। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष और पुष्प का नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको देख लीजिए, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष हमारा साल है, और राजकीय पुष्प, तो पुष्प हमने आपको बता दिया गेंदा, तो आप उसको लिख सकते हैं। राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। ठीक है, खोजो अपने आसपास, जैसे कि फर्स्ट में आपको खोजना है ऐसे टिकट का संकलन करो जिसमें देश के राष्ट्रीय ध्वज, पुष्प और जीव जंतु छपे हों। ठीक है, दूसरा, भारत में विभिन्न राज्यों के राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प के चित्रों को खोजकर चार्ट में लगाओ, इसका प्रदर्शन भी करो। जैसे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। तो हमारे यहाँ पर आप मध्य प्रदेश और नज़दीक में हमारा उड़ीसा है, तो आप उनका लिख सकते हैं। ठीक है, कि उनका राजकीय पशु कौन है, राजकीय पक्षी कौन है और राजकीय वृक्ष कौन है। तो आप मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आप लिख सकते हैं बारहसिंघा। राजकीय पक्षी में आप लिख सकते हैं दूधराज, जिसे शाही बुलबुल कहते हैं, और राजकीय वृक्ष में आप लिख सकते हैं बरगद। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का है। अब उड़ीसा का जैसे हम लिखेंगे, तो उड़ीसा का पशु आप सांभर लिख सकते हैं, और राजकीय पक्षी में आप लिख सकते हैं हिमालयी मोनाल। ठीक है, और वृक्ष में आप लिख सकते हैं बुरंश। ठीक है, यहाँ पर पुष्प जो होता है वह बुरांश होता है और जो वृक्ष होता है वह बुरंश होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का आपको पुष्प लिली मिलता है, राजकीय पक्षी पुष्प लिली। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत ही आपका जवाब देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।